हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे हम सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज ऑफ इंट्रोडक्शन उसको स्टडी करेंगे। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ +2 कॉमर्स एंड +2 इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स and what is the difference between macroeconomics and microeconomics, what is the scope of macroeconomics and what is the significance of the macroeconomics. If you find my video useful, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इसकी जो ओरिजिन है दैट इज इन ग्रीक लैंग्वेज मैक्रोस, जिसका अर्थ होता है लार्ज। देखो, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं, वो हम इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से स्टडी करते हैं। जैसे एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, नेशनल इनकम क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है। Macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic activities, including economic issues, economic problem at the level of an economy as a whole. देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पूरी इकोनॉमी फेस करती है। देखो, यहाँ पे जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो पूरी इंटायर इकोनॉमी को जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो लोग इकोनॉमी में रहते हैं उनका सोशल वेलफेयर कितना है, उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है और आउटपुट कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम इकोनॉमी को फेस होती है उसको हमने किस तरह से जो है सॉल्व करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, इसको इनकम एनालिसिस भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको हम स्टडी करते हैं। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के हिसाब से क्या होता है कि इकोनॉमी किस तरह से वर्कआउट करती है उसको स्टडी करना जरूरी होता है। और उसी तरह क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जितने भी रेजिडेंट है उनका मतलब उनका सोशल जो वेलफेयर है उसको किस तरह से मैक्सिमाइज करना है और किस तरह से जो सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी फ्रेम आउट करनी है ताकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकें। और इसके अंदर जब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर वो इकोनॉमिक इशू स्टडी करते हैं जो कि दे आर रिलेटेड विद द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेजिडेंट हु आर लिविंग इन द कंट्री। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और एवरेज, जो पूरी इकोनॉमी को कवर होता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल को हम स्टडी करते हैं। और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं एमएच फेरियो के मुताबिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी है वो किस तरह से काम करती है। एमएच स्पेंसर के मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज ए होल, कि पूरी इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं या लार्ज सेगमेंट ऑफ इट को स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नेशंस टोटल आउटपुट और जो इकोनॉमी वाइज सिग्निफिकेंट मैटर्स होती हैं उनके अंदर जो है फोकस करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है क्या है उसके बारे में नाउ वी आर क्लियर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम हम स्टडी करते हैं जैसे एक इंडिविजुअल को या एक फर्म को या एक इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, ए फर्म एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है दैट इज लिमिटेड, उस लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर वो किस तरह से जो है एलोकेट करता है ताकि अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं जिसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। तो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से क्या होता है
कि जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड कि कंज्यूमर गुड्स के लिए कितना बनाना है, डिफेंस के लिए कितनी एलोकेशन करनी है। और उसी तरह ही जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर सर्टेन वेरिएबल जो होते हैं उनको कांस्टेंट मान लिया जाता है, परंतु जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो टोटल प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर ये वेरिएबल होते हैं। उसी तरह सर्टेन वेरिएबल जो होते हैं जिनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये वेरिएबल होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम, तो उनको हम मैक्रो के अंदर कांस्टेंट मानते हैं, बट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर ये वेरिएबल होती हैं। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा होता है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, दैट इज द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसके अंदर जो मेजर जो समस्या होती है, ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द सेंट्रल इशू। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे हम स्टडी करते हैं जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स होती हैं, जैसे कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर, सप्लाई। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक वेरिएबल स्टडी करते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, तो टोटल इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एग्रीगेशन होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेड होती है। जैसे इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, जैसे मान लो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, तो इसका अर्थ होता है इंडस्ट्री मीन्स कलेक्शन ऑफ फर्म्स, तो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। टोटल डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादा होती है। इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं मैक्रो के अंदर वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर का होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर का होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये इंस्टीट्यूशनल एजेंट के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे सेबी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ट्राई है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन द्वारा लिए जाते हैं कि किस तरह से हमने इकोनॉमी को मैनेज करना है। और उसी तरह जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर जो मेथड ऑफ स्टडी होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, जैसे हम कमोडिटी मार्केट के इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जैसे लेबर मार्केट है या कैपिटल मार्केट है तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम होता है, तो यहाँ पे हम इस सभी मार्केट्स के अंदर साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम को स्टडी कर सकते हैं। उसी तरह देखो, जो माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स होता है, जो चीज माइक्रो लेवल पे गुड होती है वो मैक्रो लेवल पे सही नहीं होती। जैसे माइक्रो लेवल पे एक व्यक्ति सेविंग करता है तो दैट इज गुड, तो वो सेव करेगा, उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए बढ़िया बात है, दैट इज जो है वर्चू थिंग है। लेकिन जो अगर मैक्रो इकोनॉमी के अंदर सब लोग ही सेविंग करने लग जाएं तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड ही नहीं रहेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। अगर सारा बंदे सेव कर लें तो वो बुरी बात होती है। Now we will understand what is the scope of the macroeconomics. Scope का मतलब होता है बाउंड्री, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये बताती है कि हमने इकोनॉमी को मैनेज किस तरह से करना है ताकि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो जिसके अंदर जो है, जैसे हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट को स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, नेशनल इनकम की एस्टिमेट करते हैं। इसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उनका अध्ययन हम करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड है। और हम ये भी देखते हैं कि जो वेरियस फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बेरोजगारी होती है उसको भी स्टडी करते हैं। तो केन्जियन थ्योरी जो है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ मनी के अंदर फंक्शन ऑफ मनी, सिस्टम ऑफ बैंकिंग, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, जो आरबीआई है
ये नोट्स प्रिंट करती है, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करती है, और उसी तरह कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप को स्टडी करते हैं कि जनरल प्राइस लेवल का पाथ क्या है, क्या वो इन्फ्लेशन को जन्म देता है, क्या वो डिफ्लेशन को जन्म देता है। इन्फ्लेशन होता है जिसके अंदर कीमतें, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा होता है लगातार। डिफ्लेशन होता है जिसके अंदर जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बजट जो होता है किस तरह से जो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको किस तरह से इम्पैक्ट करता है, और किस तरह से जो है एक्सचेंज रेट, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी होती है क्लोज नहीं होती, हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसके अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसको किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। और इसी तरह जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ओवरऑल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लेवल क्या है, और हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन क्या है। तो इन समराइज वे में हम कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज कंसर्न कि एक इकोनॉमी किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं ताकि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। Now we will understand what is the importance, what is the significance of the macroeconomics, कि क्यों हम macroeconomics को स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे ये इकोनॉमी को बहुत डीपली डिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है जैसे नेशनल इनकम है, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तो किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर होती है। नेशनल इनकम को हम किस तरह से जो है एस्टिमेशन लगाते हैं। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, उसके कॉजेज क्या है, किस तरह से हमें उसको रिमूव करना है। गवर्नमेंट का बजट हमें बताता है कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से बजट के द्वारा जो है अपनी इकोनॉमी को मैनेज करती है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रोड मैप। देखो जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, जब इनकी नॉलेज जो मॉडल्स होते हैं तो ये इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को समझ लिया तो उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो सही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना सकती है ताकि इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। फिर होता है कि इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, जैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होती है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को लेके आती है। उसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस से हमें पता चलता है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो हमारी इकोनॉमी जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा किस तरह का स्टेटस है, कि हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का स्टेटस क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की पोजीशन क्या है, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प होती है। उसी तरह ही हमें ये पावर्टी की प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम को स्टडी करने में हेल्प करती है, किस तरह से हमने उसको मैनेज करना है। उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक जो है हमें पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करती है, जैसे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेवल को स्टडी करते हैं। तो जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तो उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आउटपुट क्या होता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाती है ताकि इकोनॉमी की डेवलपमेंट की जा सके।